Good morning students, Jai Hind everyone. So welcome back to your online classes. Okay, in last we already studied chapter number 5, exponents. We already studied about exponents, base, power, laws of exponent and many more things. Okay, we already revised our syllabus for PT1. If anyone have any issues with that, you can ask it to me through WhatsApp. You can WhatsApp me the question which you want to ask and I will just send you the solution as soon as possible. Okay, so let's move towards our next chapter, that is chapter number 6. Okay, chapter number 6 is algebraic expressions. You already studied in your last class, 6th class, a bit of this chapter you already studied in the 6th class. आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिया था 6th क्लास में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ लास्ट क्लास का. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टेकिंग एन एग्जाम्पल. मैंने एक नोटबुक थी, वो परचेज की 30 रुपीज़ की. दो नोटबुक परचेज की मैंने 60 रुपीज़ की. ऑब्वियसली 60 रुपीज़ की परचेज करूँगी. एक 30 की है तो 2 60 की होंगी. 3 नोटबुक्स कितने की होंगी? 30 इंटू 3 दैट इज़ 90. 4 नोटबुक्स कितने की होंगी? 30 इंटू 4 दैट इज़ 120. 5 नोटबुक्स कितने की होंगी? दैट इज़ 30 इंटू 5 दैट इज़ 150 एंड सो ऑन. अगर मैं देखूँ तो मेरा ये पैटर्न सिमिलरली चलता जाएगा. ओके, मैं इस पैटर्न को क्या करती हूँ, एक सिंपल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करती हूँ. ओके, अगर मुझसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आपने 120 नोटबुक्स खरीदी तो कितने की खरीदी, तो मैं डायरेक्टली अब उसको बार बार पैटर्न को थोड़ा ना फॉलो करूँगी 120 टाइम्स तक. नहीं, मैं एक छोटा सोल्यूशन निकालूंगी, डायरेक्ट 120 की 30 में मल्टीप्लाई करूँगी. ओके, सो दिस वैल्यू इज़ चेंजिंग बिट बाय बिट विद एवरी स्टेप. ये वैल्यू मेरी हर बार चेंज हो रही है. तो द वैल्यू दैट चेंज, आपने पढ़ा था, जो वैल्यू चेंज होती है उस वैल्यू को हम वेरिएबल बोलते हैं. ओके, जो वैल्यू बार बार चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. तो ये मेरी बार बार चेंज हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूँगी? वेरिएबल बोलूँगी. ओके, बट दिस वैल्यू इज़ सेम, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? कांस्टेंट बोलूँगी. जो वैल्यू हमेशा सेम रहती है उसको मैं क्या बोलूँगी? कांस्टेंट बोलूँगी. यहाँ से अगर मैं एक एक्सप्रेशन, अगर मैं इस पैटर्न को एक्सप्रेशन में चेंज करूँ तो क्या आएगा यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन? 30 इंटू एक्स. क्या आएगा? 30 इंटू एक्स. 30 में एक्स कुछ भी हो सकता है. 120 नोटबुक्स हैं, 500 नोटबुक्स हैं, 1000 नोटबुक्स हैं, वॉट एवर इट इज़. ओके, 30 में इस एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँगी, सो आई गेट माई कॉस्ट. मुझे क्या मिल जाएगी? मेरी कॉस्ट मिल जाएगी. दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर दिस एग्जाम्पल. ओके, इसमें से ये मेरी फिक्स वैल्यू है, दैट इज़ माई कांस्टेंट. ये मेरी चेंजिंग वैल्यू है, दैट इज़ माई वेरिएबल. ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा. सो अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करना स्टार्ट करूँ, व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? So what is algebraic expression? An algebraic expression is an expression in which variables and constants are combined with the sign of fundamental operations. algebraic expression एक ऐसा expression होता है जिसके अंदर variable और constant को जोड़ा जाता है, आपस में combine किया जाता है कुछ fundamental operation के थ्रू, कुछ sign के थ्रू. कौन से fundamental operation होते हैं? हमारे पास 4 fundamental operation होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू जब मैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करती हूँ, उस चीज़ को मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलती हूँ. नेक्स्ट चीज़ आती है मेरे पास टर्म. टर्म क्या होती है? टर्म मेरे पास कुछ भी हो सकती है. किसी कांस्टेंट को भी मैं टर्म बोल सकती हूँ, किसी वेरिएबल को भी टर्म बोल सकती हूँ, कांस्टेंट और वेरिएबल की प्रोडक्ट को भी टर्म बोल सकती हूँ, या वेरिएबल की प्रोडक्ट को भी टर्म बोल सकती हूँ. लाइक अगर मेरे पास 6 लिखा है, दैट इज़ ऑल्सो अ टर्म. अगर मेरे पास x लिखा है तो भी ये मेरे पास टर्म है. अगर मेरी x में 7 की और x की मल्टीप्लाई हो रही है तो भी ये टर्म है. और अगर मेरी x की ही मल्टीप्लाई किसी और वेरिएबल y से हो रही है तो भी ये टर्म है. कब तक ये टर्म रहेगी? जब तक इसके पास सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन नहीं आ जाता. जब तक इनके बाद सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन नहीं लगेगा, नहीं दिखेगा, तब तक कंटिन्यूसली मेरी टर्म चलती रहेगी. जैसे ही मेरे पास बीच में एडिशन का या साइन आ जाता है या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है, वहीं से मेरी क्या हो जाती है? टर्म बदल जाती है, दूसरी टर्म आ जाती है. ओके, टर्म मेरे पास मेनली 4 तरीके की होती हैं. ओके, इनको 4 तरीके की मैं डिवाइड करती हूँ मैं. अब मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म के बेसिस पे
कुछ टाइप्स में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे मेरा पहला टाइप आता है मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। ओके, मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर सिंगल टर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल 2xy - 7x सिंगल टर्म है, जब तक कोई साइन नहीं आ जाता नेक्स्ट उसके बाद तब तक हमारी एक ही टर्म चलती है, सिंगल टर्म है, सो इट इज़ मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर मेरे पास दो टर्म्स हो, जिसके पास भी दो टर्म्स हो, दैट इज़ आर बाइनोमियल। यहाँ पे मेरे पास 2 + y दो टर्म्स दिख रही हैं 2 और y, p² - q² दो टर्म्स दिख रही हैं p² एंड q², तो दैट इज आर बाइनोमियल। नेक्स्ट इज आर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स हो, ओके, लाइक x² + 3x + 5, सो दिस इज आर फर्स्ट टर्म, दिस इज आर सेकेंड टर्म एंड दिस इज आर थर्ड टर्म। तीन टर्म्स है, दैट मीन्स इट इज आर ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, इट मीन्स बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। जिसके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, दैट इज पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2, 3 और 4 टर्म्स है, दैट इज आर पॉलिनोमियल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रीकैप एक्सरसाइज। रीकैप एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सारों में से मुझे वेरिएबल फाइंड करने हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मीन्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो फाइंड आउट करने हैं। मैं इसको बुक में ही लिख रही हूँ, आप लोगों को ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सो m इज़ अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। 15 नो, इट्स अ कांस्टेंट। -12 इट्स अ कांस्टेंट। -c येस इट्स अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। m ऑब्वियसली इट्स अ वेरिएबल, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। -34 नो, इट्स अ कांस्टेंट, इंटीजर है ये मेरा -34। इंटीजर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। f येस इट्स अ वेरिएबल। 123 इट्स अ कांस्टेंट। Now let's come to the next question. Write each of the following as the product of two factor. इनको इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मुझे इसको क्वेश्चन को क्या करना है, इनको इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करना है, यानी कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। बेसिकली इनको फैक्टोरियल फॉर्म में शो करना है। ठीक है, मुझे सबको पता है 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × x × y, दीज आर माई फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टर आ गए, मुझे कितने फैक्टर्स में शो करना है, सिर्फ 2 फैक्टर्स में। तो आप इसको कैसे भी शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स बता रही हूँ, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपका आंसर हर तरीके से सही होगा। जैसे 5 × 10 × xy, ये मेरे कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। और 2x × 5y, अभी भी 2 फैक्टर्स है। 2x 5y, अभी भी 2 फैक्टर्स है। और 2y × 5x, अभी भी 2 फैक्टर्स हैं। 2y 5x। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, आपके पास हर बार सेम यही नंबर आएगा। आपको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में शो करना है। मैंने आपको यहाँ पे 2 फैक्टर्स की फॉर्म में शो करना सिखा दिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली 2 फैक्टर्स लिख रही हूँ, आप कोई भी फैक्टर लिखें, आपकी मर्जी है, हर तरीके से सही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 25 × a² b लिख दिया, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर 2 फैक्टर्स की फॉर्म में डायरेक्ट शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट 9x² y², 9 × x² y², 2 फैक्टर्स की फॉर्म में डायरेक्ट शो हो गया। 8 × a b c, डायरेक्ट 2 फैक्टर्स की फॉर्म में शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट दैट इज e इज x³ x³ मतलब x × x, तो मैंने इसको x × x² लिख दिया, 2 फैक्टर्स की फॉर्म में शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज f, दैट मीन्स a² मतलब a × a, 2 फैक्टर्स की फॉर्म में शो हो गया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं g पार्ट। व्हाट इज आवर g पार्ट, 4y³, मैंने इसको 4 × y³ की फॉर्म में शो कर दिया। नेक्स्ट इज h, दैट इज योर होमवर्क। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड वन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आप सबको बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ही सीखा था, मैं इसे बुक में ही करा रही हूँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मेरा बेस क्या है, ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 टाइम्स, सो द पावर इज 5। ए बी की पावर 5। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वाई। बेस क्या है मेरा, वाई। मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो इट बिकम्स 2 + 2 4 + 2 6, y to the power 6। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, 4 more than 2 times of x, 2 times of x और इससे 4 ज़्यादा, दैट इज़ आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करना है।
साइन सिम्बल्स हर किसी के साथ। ओके, इन्होंने कहा था 4 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का 2 टाइम्स, एक्स का 2 टाइम्स, उससे 4 ज़्यादा, उससे 4 ज़्यादा। सो दैट इज़ आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ अ नंबर क्यू, एक क्यू है नंबर, इसका क्या करा है 2/3 लिया है क्यू का और उसमें ऐड कर दिया है 7, एडेड विथ 7, 7 के साथ क्या हो गया ऐड, एक नंबर है क्यू, इसका 2/3 लिया, उसमें 7 ऐड कर दिया। नेक्स्ट, द सम ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, ए और बी का सम, कोई दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट किया गया है 2 में से, फ्रॉम 2 यानी कि 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 पहले आएगा क्योंकि 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है ए प्लस बी को। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइक टर्म्स। ओके, मेरी 2 तरीके की टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जितनी भी टर्म्स होती हैं जिनका सेम वेरिएबल और सेम डिग्री होती है, सो लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स जिसके अंदर सेम वेरिएबल हो और सेम डिग्री हो। वो टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल भी सेम हो और उनकी डिग्री भी सेम हो। व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री मैं अभी आपको बता दूंगी डिग्री क्या चीज़ है, पहले आप ये देख लीजिए। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल और उनकी डिग्री सेम हो, जैसे कि यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई। ओके, सो तीनों जगह वाई है, दैट मीन्स ये क्या हो गई लाइक टर्म्स हो गई। कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल से फ़र्क पड़ता है। अगर वेरिएबल सेम है दैट मीन्स लाइक टर्म्स हैं। ओके, अनलाइक टर्म्स इसका उल्टा हो जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हों या वेरिएबल की डिग्री डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाएंगी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। अब डिग्री क्या होती है? ओके, डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री जो होती है, आप लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पावर के बारे में पढ़ा था, वो पावर ही क्या है डिग्री है। ओके, जो सबसे ज़्यादा पावर होगी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ज़्यादा किसकी है x की पावर 3, तो इस 3 को क्या कह देंगे डिग्री कह देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी पावर्स दिख रही हैं, अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डिग्री कैसे निकालेंगे? ओके, इसकी डिग्री क्या होगी 1 x की है और 1 पावर y की है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो। ओके, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5 हो गई। 3 + 2 5, तो डिग्री क्या हुई यहाँ पे 5, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो डिग्री क्या हो गई 5 हो गई। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। इन टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है आपको। ओके, सबसे पहली बात तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। कोफिशिएंट जो जिस चीज़ के बारे में मुझसे पूछा गया है, लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है। ओके, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। 3xy², मुझसे यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा गया। न्यूमेरिकल यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हो, जो वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया 3 कोफिशिएंट हो गया डायरेक्टली। ओके, लेकिन अगर मुझसे यहाँ पूछा जाता x का कोफिशिएंट लिखो, तो x को छोड़ के जितना भी बचेगा यानी कि 3y², ये कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। x को छोड़ के जो भी बचेगा वो क्या होगा कोफिशिएंट होगा। अगर मुझसे पूछा जाए y² का कोफिशिएंट लिखो तो 3x आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए सिर्फ y का कोफिशिएंट लिखो तो 3xy आ जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट डिपेंड करता है। ओके, अब मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, आपको ये अपनी कॉपी में करना है, सबको नोटबुक में लिखना है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 5 के साथ साइन कौन सा माइनस, सो -5। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3, ईजी है, जो भी मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वही मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 और इसका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मुझे कांस्टेंट टर्म लिखनी है। आप सबको पता है कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और यहाँ पे 9 है। ओके, कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसके साथ कोई भी वैल्यू एडेड ना हो, मैंने निकाल ली। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास एक से ज़्यादा टर्म्स है, तो पहले मैं टर्म्स को अलग अलग करूँगी और फिर उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप बुक में से लिखेंगे, मैं आपको फर्स्ट पार्ट से करना सिखा रही हूँ। -5x² y और +3x,
ये मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखा है। मैं यहाँ से पहले दोनों अपनी टर्म्स डिफरेंट कर लूँगी, अलग अलग कर लूँगी। पहली टर्म है 5x² और दूसरी है 3x। इसका कोफिशिएंट है -5 और इसका कोफिशिएंट है 3। सो मेरे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गए? -5 एंड 3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, 7a² b² प्लस 3abc। यहाँ से मैंने दोनों टर्म्स अलग अलग कर ली। पहली टर्म 7a² b², दूसरी टर्म 3abc। अब मुझे क्या करना है, इसमें से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 और इसका 3। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे एक ही टर्म है, डायरेक्ट -4। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम 1 मानते हैं, सो -1। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप बुक में से रीड आउट करेंगे। व्हाट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। इन सब में मुझे x² का कोफिशिएंट लिखना है। ओके, यानी कि x² को छोड़ के जो भी है वो सारा x² का कोफिशिएंट है। सो x² को छोड़ के क्या बचा? -3y। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़ के क्या बचेगा? 18a²c। सो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़ के क्या बचेगा? -37b²y। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़ के क्या बचा? 59। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। बेसिकली जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछते हैं उसे छोड़ के जितना भी मेरी उस टर्म में बचता है वो सब कुछ उसका कोफिशिएंट होता है। सो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। हर क्वेश्चन में आपको x² का डिफरेंट कोफिशिएंट देखने को मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया है? रीड दिस वन आउट। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इन सब में मुझे लाइक टर्म्स फाइंड करनी है। जो लाइक टर्म्स होंगी उन्हें एक साइड ग्रुप कर लूँगी और जो बाकी सारी लाइक टर्म्स होंगी उन्हें एक साइड ग्रुप कर लूँगी, ग्रुपिंग कर लूँगी लाइक टर्म्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे इन सारी टर्म्स में से। सबसे पहली टर्म ले लेते हैं 5x²y। अब मुझे पता है कांस्टेंट से तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, तो मैं किससे फ़र्क पड़ता है? सिर्फ वेरिएबल से। तो मैं x²y जैसा वेरिएबल आगे ढूंढूंगी। इसमें a है? नहीं है। x² मिल गया। y² नहीं है। x नहीं, a नहीं, y है, x² है। सो इसका लाइक टर्म 17y x² भी है और y भी है। सो इट इज़ द लाइक टर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। x² y² नहीं, x² y² z² नहीं, y² x नो, a नो। सो ये मेरा पहला ग्रुप हो गया लाइक टर्म्स का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ -7a। मुझे a वाली टर्म चाहिए। a वाली टर्म 14a। नाउ नेक्स्ट 55a। So this one is my next group. Okay, now let's come to the next group, 3x² y²। अब मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके पास x² भी हो और y² भी हो। So here it is the group, that is 45 y² x²। ये मेरे लाइक टर्म्स का नेक्स्ट ग्रुप हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, -4xy²। अब मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके y के पास स्क्वायर हो और x सिंगल हो। तो y के पास स्क्वायर हो और x सिंगल हो। -4y² x। दिस वन इज कम्प्लीटेड। ओके, नाउ मेरे पास ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आ गई हैं, सिर्फ ये टर्म रह गई जिसका सिमिलर कोई भी नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं टर्म्स, जिससे कि आपको पता चल जाए सारी टर्म्स कवर हो गई या नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ऑल टर्म्स आर कवर्ड। ये मेरी लाइक टर्म्स हैं जो मैंने डिफ्रेंशिएट कर ली हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। ओके, सो do this work very neatly and smartly and just revise for your PT1 syllabus also. That's all for today. Thank you class.